when two charge conductor are joined by a metallic wire are they are placed in contact। मतलब कि जब दो चार्ज कंडक्टर को हम लोग किसी वायर से ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर एक तो चार्ज है, दूसरा चार्ज नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्टर हैविंग लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब वैसे ही जैसे पानी भर दो दो टब में, तो जिसमें ज़्यादा पानी है उसमें से कम में पानी फ्लो करने लगेगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, जिस पर ज़्यादा चार्ज होता है उस पर से कम चार्ज वाला में फ़्लो करना शुरू हो जाता है। ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करेगा। अगर इन दोनों वायर को हम लोग जोड़ेंगे ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, हालांकि इधर तो ऐसा रखा है ना, इलेक्ट्रॉन जो तुम्हारा यहाँ से इधर फ्लो करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करता है। ये बता रहा है ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, जितना पॉजिटिव चार्ज है ना उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। जैसे मान लो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कि इस पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, और यहाँ पर दिखा रहा है कि 10 प्रोटॉन सिर्फ है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो होगा क्या, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके आ जाएगा इस पर, तो इस पर आ जाएगा 10 प्रोटॉन प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी वही रहेगा 10 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो कर जाएगा। न्यूट्रल का मतलब वही होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल है उसमें। तो मतलब ये तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा जब तक कि दोनों पर चार्ज इक्वल ना हो जाए। यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अनचार्ज कंडक्टर बी पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस होने के लिए तुम्हारा जो करंट इलेक्ट्रॉन है वो बी से ए की ओर फ्लो करेगा। यहाँ एक और एग्जांपल दिया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 प्रोटॉन होगा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इसमें है नहीं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि इसमें 10 प्रोटॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, लेकिन बच गया 10 ठो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर के इस पर जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के बाद यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर भी 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 5 को ये बढ़ जाएगा। तो अब दोनों पर इक्वल हो गया। 10 नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों पर इक्वल होना है, उतना ही फ्लो करता है जितना में दोनों पर इक्वल हो जाए चार्ज। और जब इक्वल हो जाता है तो फ्लो, मतलब वैसे ही जैसे पानी है ना, पानी इक्वल होने के बाद फिर फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पर ट्यूब लगा दो, इसमें से तब तक पानी इसमें जाता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, और जब भी फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें मान लो कि 10 को इलेक्ट्रॉन होगा, 20 तो प्रोटॉन होगा, और यहाँ पर 10 तो प्रोटॉन होगा और 20 तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब यहाँ से देखो, प्रोटॉन यहाँ पर 20 गो है, तो इस तरह से करना है ना, दोनों पर इक्वल प्रोटॉन होना है, ठीक है ना, या फिर दोनों पर इक्वल इलेक्ट्रॉन होना है। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 20 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी है 15 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद प्रोटॉन से 5 ही रहेगा, 5 बस। प्रोटॉन यहाँ से 5 आएगा, तो इस पर 15 प्रोटॉन हो जाएगा ना, और इस पर भी 15 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वल हो जाता है, ये दोनों न्यूट्रल हो गए। दोनों न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन इधर दिखा रहा है। कैसे? या फिर ऐसे भी इसको एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, सबसे बेस्ट है इस तरह से एज्यूम करते हैं। देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर देखो, मान लो 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, लेकिन अभी 10, अगर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होता ना, तो यहाँ पर कुछ दिखता ही नहीं, न्यूट्रल रहता। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कम से कम 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। और यहाँ पर भी मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में 10 इलेक्ट्रॉन था, 10 प्रोटॉन था, लेकिन अब यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल होता तो फिर तो यहाँ पर दिखता ही नहीं, मतलब कि प्रोटॉन ज़्यादा है, इसमें 20 प्रोटॉन है ना। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ज्यादा है। हाँ इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर करके इस पर चला आएगा, ठीक है। तो इस पर हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन आ करके 5 प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा ना, तो प्रोटॉन का संख्या घट करके कितना हो जाएगा, 15। अच्छा, प्रोटॉन को घटाएगा, इलेक्ट्रॉन के बढ़ाएगा नहीं।
नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे आएगा तो। जैसे यहाँ पर प्रोटॉन 20 था ना, तो 20 प्रोटॉन इसलिए है क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, तो वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो 10 प्रोटॉन था वो दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो होगा इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रलाइज कर देगा 5 को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो 15 प्रोटॉन इसके पास बच जाएगा। मतलब अब 5 ही चार्ज यहाँ पर दिखेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ से भी मतलब 15 इलेक्ट्रॉन ही दिखेगा अब यहाँ पर। ऐसे करके होता है। सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का ना, कि अगर मान लो कि दोनों पर चार्ज हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 15 + 0/2 मतलब कि 7.5। हालांकि 7.5 होता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16/2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास, 8 इसके पास रह जाएगा, 8 तुम्हारा यहाँ चला आएगा। आगे क्या प्रोटॉन को कैंसिल करेगा? हाँ, आकर के प्रोटॉन को कैंसिल कर लेगा, उतना प्रोटॉन खत्म हो जाएगा। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। तो ये हम लोग पिछला दिन ही पढ़े थे कि जो कन्वेंशनल होता है ना, एक्चुअल में जो फ्लो करता है ना इलेक्ट्रॉन, वो दूसरा डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि करंट इधर फ्लो करेगा। हम लोग का जो मानना है ना वो अलग थोड़ा मान करके चलते हैं। इट इज़ आवर कॉमन एक्सपीरियंस दैट इफ ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम हाइट, द बॉडी ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। बॉडी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है, फ्रॉम हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी तरह से अगर वाटर भी भरेंगे तो वाटर भी हायर, जो जिसमें लेवल ज़्यादा रहेगा उधर से बह करके नीचे वाला में आएगा। तो बॉडी में भी वैसे ही होता है, हीट भी होता है कि तुम्हारा जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा। ए कंडक्टर हैविंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सैड टू बी एन निगेटिव पोटेंशियल। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं कि वो निगेटिव पोटेंशियल पर है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होता है उसको बोलते हैं कि वो हायर पोटेंशियल पर है। यहाँ पर ए वाला हमारा हो जाएगा हायर पोटेंशियल, ए हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा? हायर से लोअर। नहीं, करंट हायर से लोअर, करंट जो फ्लो करता है हायर से लोअर। इलेक्ट्रॉन तो इधर ज़्यादा बढ़ा हुआ है ना। प्रोटॉन एक्चुअली देखो, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है, और इलेक्ट्रॉन जो रहता है ऊपर में रहता है, ऑर्बिट में रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर फ्लो कर रहा है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि करंट इधर फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा हम लोग करंट का डायरेक्शन मान करके चलते हैं। उसके बाद है एलिमेंट्री आइडिया अबाउट वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज। अच्छा, तो करंट मतलब क्या? क्या बोल रहे हो? करंट मतलब? करंट करंट मतलब मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, दोनों। इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट होता है। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जा रहा है तो उसका ऑपोजिट तरफ करंट होगा। फिर से एक बार बोलो। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है ना, तो करंट को हम लोग बोलेंगे कि करंट इधर फ्लो कर रहा है। जैसे बैटरी ले लो, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है यहाँ पर और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। हम लोग बोलते हैं नहीं करंट प्लस से माइनस फ्लो कर रहा है, पर एक्चुअल में जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा होता है। वो हम लोग का कन्वेंशनल है, मानना है, सिर्फ हम लोग उल्टा मान करके चलते हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग बोलते हैं कि हायर से लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो करेगा, तो ठीक है करंट फ्लो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होगा लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। जिधर निगेटिव चार्ज है उधर से पॉजिटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब दिया है एलिमेंट्री आइडिया अबाउट वर्क डन। वर्क डन क्या होता है तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में? इन ट्रांसफरिंग चार्ज थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। अब ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो वी नो डेट लाइक चार्ज रिपेल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। दो तरह का चार्ज होता है, लाइक रिपेल करता है और अनलाइक अट्रैक्ट करता है। देयरफॉर टू क्रिएट एन एक्सेस और डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट सम वर्क इज टू बी डन। तो अगर तुमको कुछ इलेक्ट्रॉन को घटाना या बढ़ाना है कहीं पर भी, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ट्रांसफ़र वो अपनी खुद से तो होगा नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा।
तो एक्चुअल में जो काम करना पड़ता है ना, एक चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने में जितना काम करना पड़ता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर दिया है द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज जीरो व्हेन दे आर एट इन्फिनाइट सेपरेशन। अगर दो चार्ज को इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे तो उनके बीच कोई फोर्स नहीं काम करेगा, नज़दीक में रहने पर काम करता है फोर्स। Hence, quantitatively, potential at a point is measured in term of work done in bringing a charge q from infinity to a point। तो एक चार्ज को इन्फिनाइट से बहुत दूर से, जैसे एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, बहुत दूर से एक चार्ज को हम पकड़ करके यहाँ पर ला रहे हैं, तो लाने में जितना हम लोग को काम होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो अगर पोटेंशियल बोलो मतलब वोल्ट। क्या वोल्ट? हाँ, पोटेंशियल का वोल्ट जो होता है ना, पोटेंशियल का यूनिट होता है, और कि कितना वोल्ट पोटेंशियल है वहाँ का वो यूनिट है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछता है कि पोटेंशियल क्या है, तो हम लोग यही बोलेंगे कि इन्फिनाइट से एक चार्ज को पकड़ करके लाने में जितना काम करना पड़ता है उसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, तो ठीक है। उसको क्या वर्क W/Q। W/Q ये इसका क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ डूइंग नहीं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी में पूरा डिफिनेशन है। ठीक है। काम इन्फिनाइट से किसी चार्ज को पकड़ करके लाने में जो हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर है और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट, या फिर जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क डन को हम लोग जूल में मेजर करते हैं और चार्ज को कूलम में, तो जूल पर कूलम भी हम लोग बोल सकते हैं, वोल्ट होता है। सिमिलरली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज फ्रॉम द कंडक्टर टू द अदर। अब उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो सिर्फ पोटेंशियल हो गया, वर्क डन बटा चार्ज। तो देखो दोनों में बहुत थोड़ा सा का फर्क है। जब हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं तो यहाँ पर एक इन्फिनाइट वर्ड जुड़ जाता है कि इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, और वही जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि एक वायर से, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में चार्ज को किया गया काम। तो यहाँ पर इन्फिनाइट ना बोल करके हम लोग जगह बोल देते हैं, पोजीशन, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यहाँ पर भी देखो W/Q, ये भी W/Q है, लेकिन वहाँ पर जो W था ना वो इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया काम था, और ये जो W है एक वायर से दूसरे वायर में या फिर एक जगह से दूसरे जगह में लाने में जो किया गया काम है वो है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका भी यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहलाएगा, जब एक कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरा जगह लाने में 1 जूल काम हुआ हो ना। इफ वर्क डन इज ट्रांसफरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने में जो काम हुआ उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। दोनों में फ़र्क समझ में आया, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में? हाँ, दोनों में हम लोग चार्ज को ही कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरा जगह ले जाते हैं, बस अंतर ये होता है कि पोटेंशियल में इन्फिनाइट से एक पॉइंट तक आता है। जैसे ये पॉइंट है तो इन्फिनाइट बहुत दूर हो जाएगा, तो ये पोटेंशियल कहलाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस छोटा होगा पोटेंशियल से। अच्छा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है, मतलब एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट। हाँ एकदम, एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट तक। और इसमें जो पोटेंशियल होता है उसमें एक ही फिक्स पॉइंट होता है, दूसरा इन्फिनाइट पर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये समझ ही रहे हो, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट को जो फ्लो करने से रोकता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। काउज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मेटल वायर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच मूव इन रैंडम मैनर। ठीक है, एक क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक लाइन में फ्लो करना शुरू हो जाता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दे कोलाइड विथ फिक्स्ड पॉजिटिव आयन,
अब इस दरमियान वो लोग कुछ चार्ज से, मतलब पॉजिटिव आयन जो होते हैं उससे टकराते हैं। तो टकराता है तो इसका स्पीड क्या होता है, स्पीड घट जाता है। एंड देयर हम्म डायरेक्शन मोशन इज चेंज, और जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। हम्म आफ्टर इच कोलिजन दे अगेन एक्सिलरेट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। कोलिजन के बाद फिर से वो अपना रास्ता पकड़ता है, फिर से आगे बढ़ना शुरू करता है और फिर से जाकर के दूसरा पॉजिटिव आयन से टकराता है। इस तरह से कंटिन्यू उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आते रहता है, दिक्कत आते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस है। तो वही दिक्कत जो है ना, बार बार जो टकरा रहा है ना, वही जब हम लोग कोई ऐसा मटेरियल उठा लेते हैं ना जो जिसका रेजिस्टेंस हाई है, उसमें बहुत ज़्यादा टकराना शुरू कर देता है। जब बहुत ज़्यादा टकराएगा तो आग वहाँ से जनरेट होगा, होता है ना। इलेक्ट्रॉन तेज़ी से जा रहा है, रास्ता में कोई मिल गया, टकराएगा तो आग निकलेगा। तो वही बल्ब में आग निकलने लगता है और वो फिर ग्लो करने लगता है। अच्छा, ये ये देखो। टेक्नोलॉजी एलईडी लाइट में भी होता है? हाँ, वो सारा जैसे लाइट में, मान कोई लो। भी, कोई भी लाइट में। अब यही रीज़न है, देखते हो ना, कॉपर वायर, देखो वायर पूरा लगा हुआ है, ये सब ग्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ बल्ब है वहीं पर ग्लो कर रहा है। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर जो बल्ब हम लोग लगाए हैं ना, इसका रेजिस्टेंस रेसिस्टेंस। बहुत ज़्यादा हाई है और ये सब का बहुत कम है रेजिस्टेंस। कॉपर वायर हम लोग यूज करते हैं ना, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ही नहीं होता है। एक बार बस पोटेंशियल दे दो, इलेक्ट्रॉन सीधा एकदम आसानी से एकदम तेज़ी से फ्लो कर जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रैंडम मोशन दिखाया है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पर पोटेंशियल जैसे ही दिया ना, पॉजिटिव टर्मिनल ये वाला है, इलेक्ट्रॉन सारा खिंचाने लगा इधर। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, करंट हमारा इधर से फ्लो करेगा। अच्छा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हम लोग को बताया था कि हमारा जो रजिस्टेंस होता है या फिर वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ये देखो, वोल्टेज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का। मतलब बताया था कि जितना वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे ना उतना ही करंट बढ़ता जाएगा। तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को। अच्छा, हाँ, और यूनिट ऑफ करंट। हाँ, यूनिट नहीं है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। हम लोग करंट को करंट ना लिख करके शॉर्ट में आई लिखते हैं। ठीक अच्छा। है, ऐसे करंट लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट नोटेशन बना दिया है कि आई लिखो इसको। हम्म कैसे रेशनल नंबर को शायद जेड से डिनोट करते हैं मैथ में, उसी तरह से है। तो यहाँ पर हम लोग का जो रेजिस्टेंस होगा, मतलब भी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है आई का। मतलब वो बताया था ओम्स कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। तो इस साइन को हटाने के लिए बोला कि इस साइन को हटा सकते हैं, तो बोला कि हाँ इस साइन को हटा सकते हैं, लेकिन अब इस साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो। कॉपर लोगे तो वो अलग करंट फ्लो करेगा, एल्युमिनियम लोगे तो अलग अलग करंट फ्लो करेगा। तो इसके लिए वो एक आर टर्म रख दिया कि यहाँ पर एक आर रख लो, और आर सबका अलग अलग होगा, हर मेटल का डिफरेंट। हम्म तो वही आर बन गया रेजिस्टेंस। आर बराबर हम लोग बोलते हैं वी बटा आई, होगा ना, यहाँ से आर निकालेंगे तो वी बटा हाँ। आई। right। ठीक है, ये आर किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आर हम लोग का डिपेंड करता है, देखो आर बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। ये डिपेंड करेगा लेंथ पर, वायर का। वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा ना, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। मतलब लेंथ अगर बढ़ाओगे ना, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ अगर वायर का बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में ज़्यादा दिक्कत होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा मतलब कि कम करंट फ्लो करेगा। अच्छा, वो कौन सा सिंपल है? इसको रो बोलते हैं, रो। अच्छा, इसको तो लोग बोलते हैं। और एक सिंबल है ना कि 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर और 1। ऐसे ये वाला ओम होता है, हाँ। ये वोल्ट अच्छा, है, ये एम्पियर है, ये ओम है। यहाँ पर देखो ये वाला, ये दोनों ओम है, अच्छा। ओम का सिंबल है। तो रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करेंगे, लेकिन लिखना है अगर कितना रेजिस्टेंस है तो हम लोग लिखेंगे 5 ओम ऐसे। और ये जो रो है ना, इसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। रो एक वर्ड है, शायद रोमन या फिर किसी मतलब लेटर का। जैसे हम लोग ए बी सी डी यूज करते हैं वैसे ही रो है, लेकिन इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस फिजिक्स में। ऐसा भी होता है, रो होता है, सिग्मा होता है, अल्फा होता है, डेल्टा होता है, ये सब जानते हो ना, गामा बीटा।
बहुत सारा होता है जो अलग अलग आगे चल करके देखोगे सब, अभी छोड़ो इसको। अभी हम लोग बस रो याद रखते हैं जो कि रजिस्टिविटी होगा। और उसके बाद बोला था कि रजिस्टेंस जो होगा ना एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर एरिया एरिया मतलब ए वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर वायर को हम लोग मोटा कर देंगे ना तो इससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब रेजिस्टेंस घट जाएगा। आर एरिया अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और ये जो रजिस्टिविटी है वो डिपेंड करता है मटेरियल पर कि कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, कॉपर यूज कर रहे हो, एल्युमिनियम यूज कर रहे हो। ठीक है, जितना मतलब रेजिस्टेंस हाई होगा रो का वैल्यू उतना हाई रहेगा मटेरियल के। तो यहाँ पर देखो मटेरियल ऑफ वायर फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, क्या क्या इफेक्ट करता है। तो एक तो मटेरियल कि मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोलिजन होता है। गुड कंडक्टर हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर कंडक्टर अच्छा है तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेंथ ऑफ वायर, लेंथ पर हम लोग जैसे अभी देखें, लेंथ अगर ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। एरिया पर, एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। और एक टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना तो वो होता क्या है, जैसे देख लो दो तरह का होता है ना मटेरियल, एक कंडक्टर होता है, एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है सेमी कंडक्टर, तीसरा होता है नॉन कंडक्टर ना। तो कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में तो ऑलरेडी पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। और उसके बाद कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। इंसुलेटर तीन होता है जिसको हम लोग नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। तो हम लोग से एक क्वेश्चन पूछता है कि हम लोग अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो कंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और मतलब उसका कंडक्टिविटी बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो एक्चुअली देखो कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ऐसे ही उसमें काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब उसको हम लोग गर्म कर देंगे ना तो और भी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा, गर्म करने से और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना कि अब उसको मतलब रन करने के लिए जगह नहीं मिलेगा, और बार बार कोलाइड करने लगेगा एक दूसरे के साथ। और बार बार जब कोलाइड करेगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उसको जगह ही नहीं मिल रहा है, करंट फ्लो करना कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर कंडक्टर है उसको गर्म करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, करंट फ्लो करना कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर कंडक्टर अगर इसको हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, करंट क्या होगा, करंट घट जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में अलग होता है, सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अब इसमें करंट फ्लो करना आसान हो जाता है, जिसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, गर्म करते हैं तो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, और वो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करने लगता है, तो इसका रेजिस्टेंस घटेगा, करंट बढ़ जाएगा। और इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये दो बस याद रखना, एक कंडक्टर का, एक गर्म सेमीकंडक्टर। करने से रेजिस्टेंस कम था। हाँ, सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस घट जाता है। ख़त्म हो गया, एनर्जी एक है। एनर्जी क्या होता है, मीनिंग ऑफ द एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी इज टू रिड्यूस द कॉस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मतलब एफिशिएंट यूज का मतलब होता है कि हम लोग कम खर्चा में ज़्यादा से ज़्यादा काम चला लें, एनर्जी को वेस्ट ना होने दें। रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इससे क्या होता है, एनर्जी का दाम घटेगा अगर हम लोग सही से यूज करते हैं तो। और इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, गैस का जो निकलता है, जो मतलब ग्रीन हाउस गैसेज जो निकलते हैं वो भी कम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एनर्जी को बचाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो प्रॉपर इंसुलेटिंग होम होना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल टू मेंटेन ए कंफर्टेबल टेम्परेचर इनसाइड। अगर इंसुलेटिंग रूम बनाएंगे तो ठंडा के टाइम में गर्म रहेगा, गर्म के दिन में ठंडा रहेगा। तो हम लोग को एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं यूज करना पड़ेगा ठंडा से बचने के लिए या फिर गर्मी से बचने के लिए। तो वो एक तरीका है एनर्जी को बचाने का। बोल रहा है कि द यूज ऑफ द फ्लोरोसेंट लाइट और नेचुरल स्कार लाइट, ट्रेडिशनल इंडिकेंडेसेंट लाइट बल्ब।
बोल रहा है कि इनकैंडिसेंट लाइट के जगह पर फ्लोरोसेंट लाइट यूज करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। इनकैंडिसेंट लाइट मतलब वो 40 वाट का रहता है ना, और अभी जो हम लोग वो यूज करते हैं वो 9 वाट का रहता है, तो एनर्जी का बचत होता है काफ़ी। एलईडी बल्ब हाँ, लाइट भी बहुत है। लाइट भी ज़्यादा देता है। द यूज ऑफ कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट सेव से 67% एनर्जी, दे मस्ट लास्ट 6 to 10 टाइम लॉन्गर देन द इनकैंडिसेंट लाइट। तो सी एफ एल बल्ब, हालांकि सी एफ एल बल्ब के बारे में बोल रहा है, तो फिर इनकैंडिसेंट उसके बारे में बोल रहा होगा जो 100 वाट का आता है ना, हाँ, जो नॉर्मल, नॉर्मल वाला बल्ब। जो थोड़ा पीला पीला हाँ वो लाइट पीला देता है। वाला, हाँ ये रहता है 100 वाट का। और सी एफ एल बल्ब लगाना पड़ता है वो कम से कम 18 वाट का, और एलईडी बल्ब तुम्हारा वही काम करेगा, कम से कम 7-8 वाट का उतना ही लाइट देगा जितना ये 18 वाट का दे रहा है। हम्म। यूज ऑफ एलईडी बल्ब फॉर लाइटिंग रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, अब तो एलईडी ही यूज हो रहा है ना। हाँ। मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस जैसे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ओवन, स्टोव, डिश वॉश, ये सब मेक यूज ऑफ सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी देन द ओल्डर अप्लायंस। बोल रहा है कि पहले वाला से अभी वाला जो है ज़्यादा बेहतर आ रहा है। नाउ डेट अप्लायंस आर स्टार रेटेड अकॉर्डिंग टू इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी जो आता है ना वो स्टार रेटेड रहता है, मतलब कि 3 स्टार 5 स्टार रहता है ना फ्रिज ये सब। हाँ। तो वो जितना ज़्यादा अच्छा स्टार वाला लोगे ना वो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन वहाँ पर बिजली का काफ़ी बचत होता है। हम्म। 1 मिनट थोड़ा रुकना तो।
हेलो। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ, तो इसके बाद है बिल्डिंग। A building location and its surrounding play a key role in regulating its temperature and illumination. बिल्डिंग का लोकेशन भी बोल रहा है कि और उसका जो सराउंडिंग होता है उसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है टेम्परेचर और इल्यूमिनेशन में। मतलब खिड़की सही जगह पर होना चाहिए ये बता रहा है। आर्किटेक्चरल फीचर that reflect light into the building can reduce the need of artificial lighting। तो आर्टिफिशियल तरीके से भी हम लोग बाहर से लाइट को रिफ्लेक्ट करके घर में ला सकते हैं। यूज ऑफ एडवांस बॉयलर एंड फर्नेस इन इंडस्ट्री कैन सेव एफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बॉयलर से तुम्हारा वो मतलब यूज होता है बिजली बनाने के लिए। तो एडवांस बॉयलर का बोल रहा है कि यूज करना चाहिए ताकि वहाँ पर हीट का लॉस कम हो। हीट का ज़रूरत पड़ता है ना, पहले कोयला गर्म करके हम लोग एक टंकी में पानी कैसे बिजली बनता है पता है कि नहीं? क्या? बिजली कैसे बनता है पता है? मतलब करंट। कोयले से बनता है, बाकी पूरा प्रोसेस नहीं करता। हाँ, करंट बनता है। एक बॉयलर होता है, बॉयलर में हम लोग पानी को गर्म करते हैं, इसमें पानी रहेगा और इसको हम लोग कोयला जला करके गर्म करते हैं। गर्म करने से वेपर बनता है। वेपर एक नली से जाएगा बाहर और इस नली में हम लोग एक उसको क्या बोलते हैं, फैन लगा देते हैं। वो फैन, टरबाइन जिसको बोलते हैं। तो वो फैन जो होगा, रोटेट होने से जनरेटर को घुमा देगा गोल गोल। ठीक है, जनरेटर ऐसे हम लोग जो घर पर जनरेटर चलाते हैं वो डीजल से चलाते हैं, पर वहाँ पर जहाँ करंट बनता है ना वहाँ वो लोग डीजल नहीं यूज करता है, वहाँ वो लोग कोयला यूज करता है या फिर यूरेनियम यूज करता है। और उसी से गर्म करने से सिर्फ। हाँ, सिर्फ गर्म करोगे ना तो ये वेपर यहाँ से निकलेगा हाई प्रेशर से। अब इस वेपर के तो बीच में उसके लिए तो पानी आग से भी काम चला जा सकता है। क्या बोल रहे हो, हाथ से घुमा करके? आग से, आग, हाँ आग। फायर। हाँ, तो फायर से, वही तो बोल रहे हैं, फायर से ही तो गर्म करेंगे पानी को। अब कोयले से वैसे सिर्फ गर्म करने के लिए यूज करते हैं। हाँ, कोयला का यूज सिर्फ और सिर्फ वही आग जलाने के लिए होता है। आग जलाओ जिससे पानी गर्म होगा, सिर्फ पानी गर्म करने के लिए हम लोग कोयला यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, या तो कोयला यूज करो या फिर यूरेनियम होता है एक ठो, इसमें से काफ़ी ज़्यादा हीट निकलता है जिससे तुम्हारा बम बनता है, परमाणु बम जो जापान हिरोशिमा में गिरा था। हाँ। तो वो यूरेनियम भी यहाँ पर यूज होता है। उसके यूरेनियम को जला करके और हीट निकाला जाता है, हीट से फिर वही वेपर बनाते हैं। फैन को घुमाने का बहुत सारा तरीका होता है, ऐसे तुम हवा से भी घुमा सकते हो लेकिन हवा रेगुलर मिलता नहीं है। और भी तुम ये पानी से, पानी से घुमा हाइड्रो। सकते हैं, हाँ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, लेकिन वो सब रेगुलर मिलता नहीं है। रेगुलर हम लोग कोयला से ही काम चलाते हैं। उसके बाद है ये जो एडवांस बॉयलर हो गया, इसी को बॉयलर बोलते हैं जिसमें पानी बॉयल होता है। द फ्यूल इफिशियंसी इन द व्हीकल कैन बी इंक्रीज बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द व्हीकल। व्हीकल का वेट और एडवांस टायर लगा करके हम लोग गाड़ी की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, द इम्प्रूव्ड एनर्जी efficiency in building, industry and transportation could reduce the world energy need in 2050 by 1/3 and thus it can be help in control of global emission। बोल रहा है कि 2050 तक जो होगा एनर्जी का कंजप्शन 1/3 हो जाएगा। सोशल कुछ इनिशिएटिव दिया हुआ है। इफोर्ट सो दैट डेवलप द एनर्जी इफिशिएंट मशीन। हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि एनर्जी इफिशिएंट मशीन बने। टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए जो मिनिमाइज जो खर्चा है उसको कम से कम कर सके। इट हैज़ बिकम इसेंशियल टू क्रिएट अवेयरनेस एमंग द पीपुल। लोगों के बीच अवेयरनेस लाना होगा। बिल्ड देम द ट्रेंड ऑफ सेंसिटिव यूज ऑफ रिसोर्स प्रोडक्ट सो टू रिड्यूस द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Public awareness can be improved through mass media and children participation in campaign and eco club activity. Community involved will surely be effective in reducing the misuse of electricity. The NGO can be used to create social awareness। NGO को चाहिए कि वो लोग थोड़ा सोशल अवेयरनेस क्रिएट करें। बस इतना ही है ना। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसका न्यूमेरिकल तुम देखोगे, देख सकते हो, ये वाला दिया हुआ है, देखो तो न्यूमेरिकल 1।